हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 2 डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम सब हल करेंगे 2023 के पेपर का जबरदस्त हल। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने क्या की थी कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो वारेन हेस्टिंग इन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। मैकॉले ने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था और 1835 में अपना विवरण पत्र दिया। विलियम बेंटिक कौन थे? एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया और मैकॉले की अंग्रेजी शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग 1964-66 इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है क्योंकि इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया। राधाकृष्णन आयोग 1948 ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। मोदाले आयोग 1952 यह माध्यमिक शिक्षा आयोग था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। 1882 लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं, उसका गठन 3 फरवरी 1882 को किया था। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए अपना विधेयक 16 मार्च 1911 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्होंने पहले से 1910 में प्रस्ताव रखा था। ठीक है, लेकिन विधेयक कब हुआ था? 1911 में पेश हुआ था। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। तो श्री डी.एस. कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। डी.एस. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। वे उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। मोजालियर ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो 1813 के आज्ञा पत्र से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। 1813 का आज्ञा पत्र, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। यह स्पष्ट नहीं था कि यह धन भारतीय प्राच्य विज्ञान साहित्य पर खर्च होगा या अंग्रेजी पाश्चात्य पर। इसी अस्पष्टता ने विवाद को जन्म दिया। कौन से विवाद को? प्राच्य पाश्चात्य। शिक्षा को संवर्धित सूची में स्थान दिया गया। तो 1976 ईस्वी में शिक्षा को संवर्धित सूची में स्थान दिया गया। 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सके। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड वेलेजली इन्होंने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कंपनी के असैनिक अधिकारियों, सिविल सर्वेंट्स को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देना था। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकॉले कौन था निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक? मैकॉले इन्होंने अपनी 1835 के विवरण पत्र में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। चार्ल्स ग्रांट, इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब आरंभ हुआ? तो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ओबीबी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। यह योजना 1987-88 में शुरू हुई थी। मतलब 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके 1 साल बाद ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्ट हो गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल में न्यूनतम सुविधाएं जुटाना था। शिक्षा चनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु चनाई का सिद्धांत लागू किया गया। मैकॉले का मानना था कि सरकार के पास सीमित संसाधन है, इसलिए केवल उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, उनसे ज्ञान छन छन कर फिल्टर होकर जन सामान्य निचले वर्ग तक पहुंचेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बना। 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, संसद द्वारा वर्ष 2009 में पारित किया गया या अधिनियमित हुआ।
हालांकि ये लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ, लेकिन कब बना, ये उत्तर होगा 2009। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है, तो किससे संबंध है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी योजना जुलाई और अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय केजीबीवी योजना प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 प्राथमिक और 6 से 8 उच्च प्राथमिक दोनों ही शामिल है। राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार कुछ राज्यों में केजीबीवी को 6 से 12 तक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक विस्तारित किया गया है। अब यह उम्र 10 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए है, ताकि प्राथमिक से माध्यमिक तक शिक्षा सुगम और संक्रमण हो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय केजीबीवी योजना विस्तार माध्यमिक तक होने के बावजूद आधिकारिक वर्णन में इसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कहा जाता है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय किससे संबंधित है? प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कह लो, दोनों को मिलाकर प्राथमिक शिक्षा में संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1904 में क्या पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। कर्जन ने 1902 में रैले कमीशन गठित किया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो लंदन विश्वविद्यालय को कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श बनाया गया। बोर्ड घोषणा पत्र 1854 में सिफारिश की गई कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल आदर्श पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जो मुख्य रूप से परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हों। अब आया तेलुगु प्रश्नों पर। निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो निस्पंदन फिल्ट्रेशन सिद्धांत को मैकॉले ने अपने 1835 के विवरण पत्र में प्रस्तुत किया। निस्पंदन सिद्धांत का आशय है कि शिक्षा का नियोजन केवल समाज के उच्च वर्गों के लिए किया जाए और उच्च वर्ग के शिक्षित होने पर ज्ञान और संस्कृति उनसे छन छन कर स्वतः ही समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोठारी आयोग 1964-66 की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का सर्वांगीण अध्ययन करना था और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का एक समान ढांचा जैसे 10+2+3 और सिद्धांतों के संबंध में सरकार को सुझाव देना था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ है कि एक निश्चित आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें विद्यालय में रोके रखना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP क्या है? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP परियोजना बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों से हटाकर पुनर्वासित करने के लिए 1988 में शुरू की गई थी। इसके तहत विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं, जहां बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दोपहर का भोजन और वजीफा दिया जाता है। जनसाला कार्यक्रम क्या है? तो जनसाला कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों UNDP, यूनिसेफ, UNFPA, यूनेस्को, ILO, तो इन 5 जो एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र की, इनका क्या एक संयुक्त प्रयास था। इसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ना था। देखिए अतिरिक्त जानकारी। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है। और यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र आकस्मिक बाल कोष। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में। ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस में है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, न्यूनतम अधिगम स्तर MLL से क्या तात्पर्य है?
न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग वह निर्धारित स्तर है जो यह सुनिश्चित करता है कि विशिष्ट कक्षा या चरण के पूरा होने पर प्रत्येक छात्र को कम से कम कितनी दक्षताएं या ज्ञान अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यह उन बच्चों के लिए चलाया जाता है जो सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को विद्यालय के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने और सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है। प्राय 6 सप्ताह का कार्यक्रम होता है, मतलब 1 महीना और 2 सप्ताह। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट क्या हिंदी में क्या होगा? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। पी मोस्ट इंग्लिश में क्या होगा? प्रोग्राम और मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। यह 1986 की शिक्षा नीति से परिचित कराने के लिए चलाया गया था। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपव्यय वेस्टेज क्या है? प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही बच्चे द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ देना। और अवरोधन क्या है? स्टैग्नेशन, किसी बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक रुकना, कैसे फेल हो होकर। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? तो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिए स्वीकृत 1 लाख रुपए के व्यय को लेकर विवाद था। एक गुट प्राच्यवादी था, इसे भारतीय भाषाओं संस्कृत अरबी पर खर्च करना चाहता था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्यवादी था, इसे अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान पर खर्च करना चाहता था। यही विवाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद था। डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का मुख्य कार्य शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना और अपव्यय कम करना और बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। बीईपी क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट बीईपी है 1993 में उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी, ठीक है। बोर्ड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 ने भारतीय शिक्षा को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। इसके प्रभाव से शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना हुई, विद्यालय बने और सहायता अनुदान प्रणाली शुरू हुई। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसको? बोर्ड के घोषणा पत्र को। ब्रिज कोर्स का आशय क्या है? तो ब्रिज कोर्स उन बच्चों के लिए है जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट या कभी स्कूल नहीं गए। इसका उद्देश्य उन्हें कम समय में आवश्यक शिक्षा देकर उनकी आयु के अनुरूप मुख्य धारा की कक्षा में प्रवेश के योग बनाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन से आशय 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा देने से है। अब आए लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो मैकॉले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। मैकॉले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन निम्न प्रकार है। कौन कौन से? मैकॉले की शिक्षा नीति के गुण। इसने भारतीयों के लिए पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य के द्वार खोले, जिससे भारत में आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। मैकॉले की शिक्षा नीति के दोष आलोचना। भारतीय संस्कृति का अपमान। मैकॉले ने भारतीय साहित्य को कचरा और अंधविश्वासपूर्ण कहा। मातृभाषा की उपेक्षा। शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी बनाने से भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। बाबू वर्ग का निर्माण। मैकॉले का उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग रूप से भारतीय हों लेकिन सोच में अंग्रेज हों, ताकि वे ब्रिटिश शासन के लिए क्लर्क बन सकें। जन शिक्षा विरोधी। उसने केवल उच्च वर्ग को पढ़ाने निष्पंदन सिद्धांत की वकालत की। वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यापक योजना। वुड घोषणा पत्र ने पहली बार पूरे भारत के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की एक सुव्यवस्थित योजना प्रस्तुत की। सरकारी उत्तरदायित्व। तो जो वुड का घोषणा पत्र है ना, उसने क्या स्पष्ट किया? जन साधारण की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।
स्थायी ढांचा, आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली प्राइमरी, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद यूनिवर्सिटी मूल रूप से उसी ढांचे पर आधारित है। अनुदान प्रणाली, तो इसने निजी स्कूलों को सरकारी मदद, ग्रांट इन एड देने का रास्ता खोला। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? तो भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या है? लॉर्ड कर्जन 1899-1905 ने भारतीय शिक्षा में विस्तार की जगह गुणवत्ता क्वालिटी पर जोर दिया। शिमला सम्मेलन 1901, शिक्षा में सुधार के लिए गुप्त सम्मेलन बुलाया गया। केंद्रीय विभाग, भारत में महानिदेशक शिक्षा के पद का सृजन किया गया। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन वृद्धि पर जोर दिया और पाठ्यक्रम में कृषि को जोड़ा। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, उच्च शिक्षा में अनुशासन और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए कड़े नियम बनाए, हालांकि इसे राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास भी माना गया। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करें। तो कोठारी आयोग 1964-66 की प्रमुख सिफारिशें। शिक्षा संरचना, पूरे देश में 10+2+3 की शैक्षिक संरचना लागू की जाए, मतलब हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। त्रिभाषा सूत्र, हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, मतलब 3 भाषा हो, 3 भाषा पढ़ाई जाए। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मतलब जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, इनका फॉर्मूला लागू हो। समान विद्यालय प्रणाली, अमीरों और गरीबों के बच्चों को एक साथ कॉमन स्कूल में पढ़ें। विज्ञान और शोध, शिक्षा में विज्ञान, गणित और कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस को अनिवार्य किया जाए। बजट, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। अगला प्रश्न आ रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु, एक समान शिक्षा संरचना, 10+2+3 पूरे देश में सख्ती से लागू किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं, 2 कमरे 2 शिक्षक देना। नवोदय विद्यालय, ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए गति निर्धारक विद्यालय खोलना। डायट, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। समानता के लिए शिक्षा, महिलाओं, SC/ST और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष जोर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्रशिक्षण, प्राथमिक स्तर के शिक्षकों, BTC, DLED, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों को सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण देना। मतलब सेवा से पूर्व मतलब जॉब लगने से पहले, और सेवारत मतलब सेवा कर रहे होंगे उस टाइम, टीचर होंगे उस टाइम, मतलब दोनों ही प्रशिक्षण देना। अकादमिक संदर्भ, जिले के शिक्षकों और BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और NPRC, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर को अकादमिक सहयोग मतलब रिसोर्स सपोर्ट प्रदान करना। शोध, स्थानीय शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च करना। सामग्री विकास, स्थानीय परिवेश के अनुकूल शिक्षण सहायक सामग्री TLM का निर्माण करना। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली प्रमुख बाधाएं, समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, अपव्यय और अवरोधन, बड़ी संख्या में बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ना, ये अपव्यय हो गया। अवरोधन क्या होगा? फेल होकर वापस उसी क्लास में रुके रहना, फेल होना होगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी, कई स्कूल में एकल शिक्षक सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं और योग शिक्षकों का अभाव है। भौतिक संसाधनों का अभाव, स्कूल में भवन, शौचालय, पानी और फर्नीचर की कमी है। उदासीनता, अशिक्षित माता पिता का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना और गरीबी के कारण बच्चों को काम पर भेजना, ये हमारी समस्याएं हो गई। ECCE का उद्देश्य है, तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का अर्थ है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ECCE के उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास करना, बच्चों में अच्छी आदतों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना, बच्चों को औपचारिक विद्यालय कक्षा 1 में प्रवेश के लिए तैयार करना, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम था वो, ठीक है, और कुपोषण को दूर करना। NCERT का प्रमुख कार्य क्या है?
तो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य शोध स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम विकास राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना और मॉडल पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना। प्रशिक्षण शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। सलाहकार केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा नीतियों पर सलाह देना। शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के प्रमुख सुझाव क्या थे? तो प्रोफेसर यशपाल समिति 1993 ने स्कूली बच्चों पर बस्ते के बोझ को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से? बस्ते का वजन पाठ्य पुस्तकों को स्कूल में रखने की व्यवस्था हो ताकि बच्चों को भारी बस्ता ना ढोना पड़े। गृह कार्य प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को कोई होमवर्क ना दिया जाए। शिक्षण विधि रटने की प्रणाली को खत्म कर गतिविधि आधारित और समझने वाली शिक्षा दी जाए। इंटरव्यू पर रोक नर्सरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों अभिभावकों का कोई इंटरव्यू ना लिया जाए। छात्र शिक्षक अनुपात इसे 1:30 से अधिक ना रखा जाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।